नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की विविधता की समझ। विविधता की समझ से अभिप्राय है, विविधता का मतलब होता है अलग-अलग। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सभी लोग अलग-अलग हैं, अलग-अलग दिखते हैं, कोई भी समान नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर के पहले पेज से। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग-अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। यानी कि सबका जो स्थान होता है वो अलग-अलग होता है। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, इस तरीके से। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। यानी कि उनके धर्म अलग है, रहन-सहन अलग है, खान-पान अलग है, भाषा अलग है, बोलने का तरीका, त्योहार अलग-अलग है। त्योहार अगर अलग भी है तो उनको मनाने का तरीका भी अलग-अलग है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यानी कि भारत में सब लोग अलग-अलग दिखते हैं इन्हीं भिन्नताओं के कारण। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? विविधता या अनेकता यानी कि किस तरीके से हम अलग-अलग हैं फिर भी वो हमारे जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? यानी कि भारत में इतने सारे लोग अलग-अलग कैसे हैं? जैसे भाषा अलग-अलग है, जाति अलग-अलग है, धर्म अलग-अलग है, खान-पान अलग-अलग है, रहन-सहन अलग-अलग है। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विभिन्न क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही एक भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये वाला देखिए, पहला चित्र ये वाला है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। देखो, पहले चित्र को इस तरीके से बनाया गया, दूसरे को इस तरीके से बनाया है, तीसरे को इस तरीके से बनाया है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों से जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। जिस तरह एक मिनट लाइन ले लेते हैं। जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी भी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि में भी भिन्नता होती है। यानी कपड़ा पहनने का तरीके से लेकर के हर चीज़ में भिन्नता होती है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ? यहाँ पे बताना है कि क्या मैं पहनना पसंद करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं। इस तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़ील करना है। मैं घर में मैं बात करती हूँ। हम घर में किससे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, इसके बारे में बताना है। जैसे हम घर में फ़ोन में बात करते हैं, है ना? घर में हम अलग-अलग चीज़ों से में बात करती है। मेरा पसंदीदा खेल, हम सबका खेल अलग-अलग होगा। हो सकता है किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है किसी को फुटबॉल पसंद हो सकता है किसी को घर में वीडियो गेम खेलना पसंद हो। अगला, मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखना पड़ेगा कि किसके बारे में किताबें पसंद है। कुछ लोगों को अलग-अलग तरीके की स्टोरीज़ पसंद होते हैं, किसी को हो सकता है कि लव स्टोरी पसंद हो, अलग-अलग चीज़ें पसंद होते हैं सभी लोगों को। तो वो उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे मेरे को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, पॉलिटिकल वर्क करना पसंद है। इसी तरीके से सबका अपना-अपना एक अलग-अलग तरीका होता है पढ़ने का और उसका पढ़ने का पसंद भी अलग-अलग होता है कि वो किसको पसंद करना चाहता है, क्या पढ़ना पसंद करता है। अगला अब टॉपिक पे आते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे आ क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? यानी कि जो हमने ये लिस्ट बनाया है, अभी जो हमने इस लिस्ट की बात करी, इसमें से कितने लोग जो हैं सबका आंसर सेम है? बहुत कम चांसेस होगा कि किसी का आंसर सेम होगा, सबका क्या होगा अलग-अलग। शायद नहीं हो। हालाँकि ऐसा
होगा कि कई साथियों ऐसा होगा कि कई साथियों का जवाब एक जैसा शायद नहीं हो, हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी कितनी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि कोई भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स का नाम अलग हो, घर में भाषा अलग होंगी, खाना अलग होगा। आते हैं, एक चैप्टर है, अपना टॉपिक है इसमें दोस्ती करना। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें दो व्यक्ति का नाम है, एक का नाम समीर है, एक का दूसरे का नाम भी समीर है। लेकिन देखेंगे कि वो दोनों किस तरीके से अलग 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 है, अलग अलग। ठीक, हम इसके बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से अलग अलग है। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो, यानी कि आपसे बहुत अलग हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। देखते हैं क्या कहानी बता रहे हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता, यानी कि उसके पीछे क्या करता, भागता। इसमें दो व्यक्ति की बात हो रही है, एक जो अखबार बेच रहा है और दूसरा जो साइकिल से उस रास्ते से गुजर रहा है। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले-जुले शब्दों से मैं चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे उससे उससे हिंदी का अखबार माँगा। उसका मुँह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गया अखबार वाला। उसको ऐसा लग रहा था कि जो साइकिल वाले हैं उनको हिंदी नहीं आती। तो उसने बताया, साइकिल वाले ने, मैं मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा कि मुझे भी हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? यानी कि इस लड़के ने इनसे पूछा, साइकिल वाले से, कि क्या आपको हिंदी आती है? और इसने बोला, साइकिल वाले ने, कि हाँ मुझे हिंदी आती है। ठीक, और इससे पहले ये सोच रहा था कि नहीं इनको हिंदी नहीं आती होगी, ये अंग्रेज हैं, हो सकता है कि अंग्रेजी की तरह बोलते हों, अंग्रेजी भाषा बोलते हो। आई, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, आराम से मैंने बोला, प्यार से बोला, शांत होकर के बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता, यानी कि ये साइकिल वाला बोल रहा है कि जो कभी स्कूल नहीं गया, अखबार वाले बच्चे को लेते हुए, जो स्कूल नहीं गया उसको क्या पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो थोड़ा-सा उसको समझने में दिक्कत हो रही थी कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि क्या बताता है अखबार वाला। उसको मैं क्या समझाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, उसने बोला, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई, यानी कि वो रेड लाइट पे खड़े होकर के उनकी बातचीत हो रही थी जब तक वो वहाँ पे रेड लाइट हो था, और रेड लाइट किस में बदल गया, ग्रीन लाइट, यानी कि अब सब लोग जाने लगे और मेरे पीछे से गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? यानी कि उसने फिर से पूछा, ये सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है, प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा हो। यानी कि उसके लिए वो सब्जेक्ट अलग था, इसलिए वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। ओह! यह कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? यानी कि उसने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? जो अखबार बेच रहा था उससे साइकिल वाले ने पूछा। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब उतना ऊँचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने एक अपना बताया कि जब से मैं इतना ऊँचा था तब से मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और उसने तुलना किया कि जब उसकी साइकिल की सीट के बराबर था तब से वो अपना ये काम कर रहा है। पहले पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, यानी कि अखबार वाले ने पूछा।
कि तुम्हारी माँ कहाँ है। पर अब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। वह कहाँ है? मेरठ में। उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, यानी कि अब उसके पीछे का कहानी जो है वो शोर वगैरह के अंदर दब गया, यानी कि आवाज़ उसको साफ नहीं आ रही थी। मेरा नाम समीर है। उसका नाम क्या है? समीर। उसने अगले दिन कहा, बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उसने बड़े शर्माते हुए, क्या आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। उसका नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं समीर का अर्थ, यानी कि समीर का अर्थ क्या होता है? हर शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे मान लो मेरा नाम राम है तो उसका कुछ अर्थ होगा, पवन है तो उसका कुछ नाम अर्थ होगा। तो समीर का अर्थ क्या होता है? हवा। आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे कभी हिंदी की कक्षा में, तो समीर का अर्थ होता है हवा और पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। यानी कि पवन पुत्र कौन है? तो हनुमान। आपने पढ़ा होगा कभी कभी। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, यानी कि उसने अपना खुद का नाम रखा समीर एक और समीर दो। तो इस तरीके से उसका नाम समीर एक और समीर दो पड़ा। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो, यानी कि उसने कहा हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था और पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। यानी कि मेरठ में क्या हो गया था? दंगा। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। अब ये सांप्रदायिक क्या होता है, इसको भी हम कभी ना कभी जानेंगे, सांप्रदायिक। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखे, यानी कि तीन अंतर क्या लिखना है? जैसे अभी बात कर लेते हैं यहीं पे कि पहला अंतर उसमें क्या था कि दोनों की भाषा अलग थी। ठीक है, एक अखबार बेच रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? साइकिल पे एक जगह से दूसरी लेके जा रहे हैं। नाम समीर है लेकिन उसका एक जो है, यहाँ का हमने देखा कि किस तरीके से एक जो है, एक तो बड़ा है एक छोटा है, और किस तरीके से उन दोनों का धर्म भी अभी यहाँ पे बात हुई है कि भाषा अलग है, धर्म अलग है। एक पढ़ा लिखा और एक पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक, एक बड़ा है एक छोटा है। इस तरीके से हम कई सारे अंतर इसमें बता सकते हैं। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? जी नहीं, ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाया। उन दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से हाथ मिलाया और दोस्ती की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो कहाँ गया, यानी कि वो जो समीर दो लड़का था जो अखबार बेचने वाला था वो कहाँ गया। ये किताब, ये जो कहानी है कहीं ना कहीं कहाँ से लिया गया? पोयली सेन गुप्ता की कहानी है द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित, यानी कि ये जहाँ से लिया गया ये कहानी वहाँ की ये बात है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। यानी कि पहला अंतर क्या था? भाषा का। भाषा एक को आता था एक को नहीं आता था, यानी कि एक को अंग्रेजी आती थी एक को हिंदी आती थी। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, यानी कि पहली भिन्नता भाषा की। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी, यानी कि उनका धार्मिक और सांस्कृतिक भी अलग था। पहला अंतर क्या था? भाषा। दूसरा धार्मिक व संस्कृति। धार्मिक क्या है? जैसे धर्म अलग है, उनका संस्कृति यानी कि कल्चर अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, यानी कि धर्म अलग है ना, हिंदू एक है और दूसरा क्या है? मुस्लिम। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, भाषा, धर्म आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है, यानी कि ये भिन्नताएं ही क्या बताता है? विविधता के बारे में।
अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। यानी कि एक पढ़ा लिखा है जो स्कूल जाया करता है, और एक जो है, जब उसने बताया कि उसकी जब वो साइकिल की गद्दी के समान था, यानी कि जो साइकिल का जो सीट है उसके जब बराबर था, तब से वो क्या कर रहा है, अखबार बेच रहा है। तो एक स्कूल जाता है और दूसरा क्या करता है, अखबार बेचता है। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। यानी कि जो समीर दो था उसको कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रुख नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रुख है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यानी कि गरीब कोई कहे कि विविधता के अंदर अमीरी और गरीबी आती है, तो नहीं। ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है। यानी कि ये क्या है, असमानता। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। क्या? जाति व्यवस्था। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। इस बँटवारे के आधार थे, यानी कि समाज को क्या किया है, अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। इस बँटवारे के का आधार था कि लोग किस-किस तरह का काम करते हैं। यानी कि जो हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो पूजा-पाठ, ज्ञान देने का काम करता है। उनका काम था ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अगला जो आता है, ब्राह्मण के बाद आता है वैश्य। वैश्य का काम है व्यापार करना। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है जो रक्षा करने का काम करता है। वैश्य का मतलब व्यापार करना। उसके बाद आते हैं शूद्र, जो तीनों ही वर्णों का सेवा करता था। शूद्र का मतलब होता था जो ऊपर के तीन है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का सेवा करना। इस बंटवारे का आधार क्या था? काम करना। जो जो काम करता था उसके आधार को उनका नाम रखते हैं। जो ब्राह्मण था उसका काम था क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम हुआ करता था रक्षा करना, अपनी प्रजा का, अपने राजा का, अपने महाराजा का, अपने जनता का। उसके बाद वैश्य का काम होता था व्यापार करना। शूद्र का काम हुआ सेवा करना। लोग की जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। तो उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती, और बात आप बस वहीं बन सकती थी। यानी कि अगर मैं कुम्हार के घर में पैदा हो गया और मैं अब लायक हूँ किसी और काम करने के लिए, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करके ज्ञानी बन जाऊँ और फिर ब्राह्मण का काम करूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुम्हार के घर में पैदा हुआ, कुम्हार किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम करते हैं उनको कुम्हार बोलते हैं। यानी कि एक बार अगर मैं कुम्हार के घर में जन्म ले लिया तो मेरी जाति कुम्हार हो गई। आपने भी देखा होगा कई बार, आपके पापा मम्मी कुछ और काम करते हो सकते हैं कि जाति से जुड़े हुए काम करते हो और आप कुछ और काम करते हो, लेकिन आपकी जाति वही रहेगी जो आपके पेरेंट्स की है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, यानी कि जो पढ़ा लिखा था वो और पढ़ा लिखा हो गया, जो अनपढ़ था वो और अनपढ़ हो गया। इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे आप। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कि ये जो विविधता है वो किस तरीके से हमारे जीवन को और समृद्ध बनाती है, यानी कि और बढ़िया बनाती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके बारे में अलग तरह का खाना खाया होगा, घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे। हो सकता है कि आपके दोस्त का त्योहार जो हो अलग हो, मनाने का तरीका अलग हो। हर लोग सेम त्योहार को अलग-अलग तरीके से भी मनाते हैं। जैसे होली है तो सबका त्योहार मनाने का तरीका अलग-अलग है। उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। यानी कि हम किसी के साथ रहते हैं तो बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी कि जो कहानी लिखते हैं वो किताबों से देखते हैं, वास्तविक जो जीवन में उनके चल रहा होता है उसको देखते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। किसके बारे में? जानवरों के बारे में। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और
सम्मान के किस्से लिखे। कुछ लोग अपने बचपन की में यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। यानी कि जहाँ पे एक हम कहानी पढ़े और उसमें क्या हो, दो ही तरीके के कपड़े पहने, लाल और सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, यानी कि एक ही तरह का खाना भी खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, यानी कि हिरन और एक कौवा, यानी कि यही दो पशु और पक्षी है। और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, यानी कि खेल में क्या खेलते हैं, केवल सांप और सीढ़ी। आपने भी खेला होगा जिसमें सांप और सीढ़ी वाला गेम होता है, 1 से 100 तक गिनती होती है। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, यानी कि ऐसी जगह पे रह के वो कैसी कहानियां लिख पाएंगे, यानी कि उनके पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि विभिन्नता नहीं है। यही हमने देखा था ना कि किस तरीके से विभिन्नता हमें समृद्ध बनाती है। भारत में विविधता की बात करते हैं। भारत में विविधता की बात करते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग है। यानी कि हम सब धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम सब क्या करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं। यानी कि पहला जो है, हम सब किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। धर्म का मानने का तरीका अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, लेकिन धर्म तो है, हम सब बोलते हैं। जिसको भाषा कहते हैं, यानी कि बोलने का तरीका अलग अलग होगा, यानी कि भाषा अलग अलग होगा, ठीक। हम सब लिखते हैं, लिखना, हम सब क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखने में हमारा लिखने का तरीका यानी कि लिपि अलग अलग होती है। कुछ लोग अलग लिपि में लिखते हैं, कुछ लोग अलग लिपि में लिखते हैं। हम सब खाना खाते हैं, ठीक। खाना जब खाते हैं तो जब खाना खाते हैं तो खाना खाने का तरीका अलग होता है और खाना भी सबके घर में अलग अलग बनता है। जैसे आपने कभी साउथ में देखा होगा तो वहाँ पे डोसा फेमस है। आपने कभी अगर पंजाब वगैरह में देखा होगा तो पंजाब में क्या है, ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, मक्के की रोटी और साग वगैरह खाते हैं, ठीक। यूपी बिहार में, आपने बिहार के बारे में बात करें तो दाल भात चोखा फेमस है वहाँ का। इस तरीके से सभी जगह का खाना अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो और कुछ नहीं खाते, और बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन वहाँ की वो चीज़ पॉपुलर है। यानी कि ये सब क्या है, विभिन्नता है। इसी तरीके से पहनावा भी अलग होता है। पहनावा, ये पहनावा जो होता है हमारे सबके रहन-सहन, यानी कि पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका भी अलग-अलग होता है। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले, करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, जब बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। यानी कि जब हवाई जहाज नहीं हुआ करता तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते, या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार, यानी कि किस चीज़ के लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे, नई जमीन की तलाश में करते थे कि कहाँ पे किस तरीके की ज़मीन है। ठीक। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। यानी कि सूखे और अकाल के कारण क्या करते थे, अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वो एक नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण, यानी कि कुछ लोग क्या करते थे, काम की तलाश में, और कुछ लोग युद्ध के कारण एक जगह से दूसरी जगह बस जाते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनका रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे तो कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीख लेंगे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उन लोग जब नई जगह पे जाते हैं तो कुछ लोग तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं। यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो
बहुत कुछ हमें बदलाव आता है। उन वहाँ के हिसाब से रहन-सहन के तौर तरीके हमें सीखने पड़ते हैं। हो सकता है वहाँ का मौसम अलग हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ खाने का तरीका जो हो, जब मौसम ठंडा होगा तो हम गरम-गरम चीज़ें खाएँगे, जब मौसम गर्म होगा तो हम ज़्यादातर ठंडी चीज़ें खाएँगे। तो इस तरीके से बहुत कुछ हमारे बदल जाते हैं। फिर उसी हिसाब से पहनावा भी बदल जाएगा, बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने धैर्य पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता है। यानी कि पहले वो पुरानी चीज़ें भी थोड़ी-सी अपना लेते हैं और नई चीज़ें भी अपना लेते हैं। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता है। यानी कि वो कुछ चीज़ें वहाँ की लेते हैं और कुछ चीज़ें अपनी छोड़ देते हैं। आदान-प्रदान और कुछ चीज़ें वहाँ पे जाकर के मिक्स भी कर देते होंगे। और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली-जुली संस्कृति बनती है। क्या बनेगी? मिली-जुली संस्कृति। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह भी सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न होते पाते हैं, यानी कि विविधता से भर जाते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलेगा। जैसे आप कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो वहाँ पे भी कई सारी विभिन्नताएँ पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता तो बहुत दूर की बात है, आप अपने समाज में देखेंगे, जैसे आपने अपने क्लास में देखा होगा, जैसे हमने अभी समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी। आप कल अपने क्लास में जाइएगा और देखिएगा कि कितने सारे बच्चे जो हैं अलग-अलग हैं। सबका पहनने का तरीका अलग है, सबके गाँव घर में खाना अलग बनता है। आज वो खाना भी अलग लेकर के आए होंगे और सबके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, भाषा क्योंकि अलग है सबको, यही विविधता संपन्न हमें बनाता है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठा पाते हैं। भौगोलिक स्थिति का मतलब है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, फिलहाल अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने, यानी कि भौगोलिक स्थिति का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि हमारे भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में आप देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ उत्तर में हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पे रहता होगा, ऊंचाई पे रहता होगा, तो वहाँ की स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण क्या है, वहाँ का रहने का तौर तरीका बदल जाता है। जो समुद्र के पास रहता है वो उसका तौर तरीका बदल जाता है, जो राजस्थान के गर्म मरुस्थल वाले एरिया में रहता है उसका तौर तरीका बदल जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग-अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है, भौतिक वातावरण से जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, यानी कि शहर वगैरह में सब्जी या अनाज हम नहीं उगाते हैं, सब कुछ हमें बना-बनाया मिल जाता है एक तरह से। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। कहाँ पे वो जाते हैं? सब्जी खरीदना होगा तो बाज़ार जाएँगे, अनाज खरीदना होगा तो बाज़ार जाएँगे। आइए भारत के 2 भागों यानी कि लद्दाख और केरल के बारे में बात करते हैं। लद्दाख और केरल। अच्छा, लद्दाख सबसे ऊपर में पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा, और केरल जो है थोड़ा नीचे की तरफ दक्षिण में पड़ेगा। ठीक? एक हमने उत्तर के बारे में देखा, एक दक्षिण के बारे में। उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक व भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूँढिए कि ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं। तो एटलस का मतलब होता है, एटलस अगर किसी को ना पता हो तो एटलस का मतलब होता है नक्शे की किताब। नक्शे की किताब किस तरीके की होगी? आप देखोगे कि एक किताब होगा, एक किताब के अंदर में होगा भारत का नक्शा, पूरे विश्व का नक्शा। पहले भारत के नक्शे के में बिहार का, यूपी का, लद्दाख का, इस तरीके से सभी राज्यों के नक्शे होंगे और उसके बाद में विश्व के अन्य देशों के भी नक्शे उसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से नक्शे की किताब को एटलस बोलते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशों को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनानी है। इस पे हम एक अलग से क्लास भी रखेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये किया गया है। थोड़ा सा हम तब तक इसके बारे में देखते हैं। लद्दाख। लद्दाख, ये लद्दाख आप अगर देखोगे तो लद्दाख में देखो, ये ऊंचे-ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ वाला एरिया है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। अच्छा, यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बता रहा है। अब फिलहाल बंटवारा हो गया, लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है नई किताबों में।
यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, यानी कि यहाँ पे खेती वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन देख रहे हो कि पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ पे हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे, इसलिए संभव नहीं कि खेती, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, एक ऐसा एरिया है बिना बारिश वाला। यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग सकते हैं, यानी कि पेड़ वगैरह उग ही नहीं सकते। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, और ये काफ़ी महंगा होता है पश्मीना। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शाल आप कभी देखेंगे तो लोग, बहुत सारे लोग जो है पश्मीना शाल पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होता है, क्वालिटी इसकी बढ़िया होती है और काफ़ी महंगा भी। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है, यानी कि ये देख रहे हो कि किस तरीके से ये लोग जो है ये पश्मीना शाल को बुन रहे हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ चीज़ मतलब जो भी पनीर वगैरह होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी को और याक होती है। रेगिस्तान होने के का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ गुज्जर जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे, यानी कि ये लोग इन चीज़ों को लेकर के चलते थे। क्या क्या? कच्चा रेशम, दरिया आदि चीज़ें लेकर के जाते थे। मसाले, आपने तो देखा ही होगा कि इतिहास में जो मसाले का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, मसाले के कारण ही अंग्रेज भी यहाँ पे आए थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, यानी कि जो बौद्ध धर्म के बारे में आपने देखा हो, गौतम बुद्ध के बारे में कभी सुना हो, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो ये भी कहाँ पे? तिब्बत में पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। यानी कि कोई आपसे पूछे कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, तो लद्दाख को बोलते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी कि यहाँ पे लोग जो है इस्लाम धर्म से कब जाने, इस्लाम धर्म को उन लोगों ने कब जाना? 400 साल पहले, यानी कि 400 साल पहले उन लोगों ने जानना शुरू किया, उससे पहले इनको नहीं पता था। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, यानी कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? मुसलमान। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, यानी कि तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, यानी कि ये फेमस है काफ़ी। केसर सागा याद रखना इस नाम को, केसर सागा। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, यानी कि वो लोग नाटक वगैरह भी खेलते हैं। ये लोग ये जो है ये पश्मीना शाल बुनती हैं कुछ औरतें हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल केरल देख रहे हैं कि किस तरीके का एरिया है, इस तरीके का। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, मैंने पहले बताया था कि अंग्रेज वगैरह आए थे तो वो मसाले के ही चक्कर में कारण आए थे भारत है। मसाले में देखेंगे कि कौन कौन से मसाले हैं। काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया आदि उगाए जाते थे। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है, यानी कि इनसे व्यापार करने के लिए केरल वगैरह में काली मिर्च, मसाले, अन्य मसालों का व्यापार करने के लिए ये लोग आते थे। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में कौन? ईसा मसीह के धर्मदूत थॉमस, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए। आपको ये भी पता करना पड़ेगा। पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ेंगे कि आप 12th क्लास में हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि इब्न बतूता, जब 12th क्लास में जाएंगे तो इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता, अल्बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इस तरीके के बहुत सारे यात्री वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। ये लोग आते थे और भारत में और कई तरीके की किताब वगैरह लिखते थे। जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण दिया है। यानी इन लोगों ने किसके बारे में बताया? मुसलमानों के जीवन के बारे में। मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, यानी कि मुसलमान समुदाय यहाँ पे बहुत बढ़िया इज्जत हुआ करता था। इसके बारे में इन लोगों ने बताया। आगे देखते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना।
यानी कि यहाँ पे पुर्तगाली के बारे में आप देखोगे, एक वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा कौन थे? तो उन लोगों ने वास्को डिगामा कौन थे? तो ये भारत के बारे में, यानी कि यूरोप से लेकर के भारत के बीच में समुद्री रास्ते की खोज की थी इन लोगों ने, वास्को डिगामा ने। ठीक, वास्को डिगामा ने कब की थी? तो 1498 में, यानी कि 1498 में, यानी कि 1498 पर यूरोप में भारत का एक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। यानी कि ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जाल वगैरह बिछा रखे हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, तो ये इसके तरीके से मिलते हैं, चीनी जालों की तरह। यानी कि उनका लेना देना चीन से भी था। कहते हैं तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द का इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? चीन में। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ये केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ये इस तरीके का। इसमें ये लोग बोट रेसिंग करते हैं। इसमें 50-100 लोग एक ही बोट पे बैठते हैं और फिर इस तरीके से एक नाव प्रतियोगिता होती है, यानी कि कंपटीशन करते हैं किसमें? जिसमें नाव रेस होता है। बस थोड़ा सा रह गया, इसको खत्म करेंगे फिर आगे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यानी कि दोनों को किसने प्रभावित किया? चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने। और कहीं ना कहीं यही भारत को गुलाम बनाने का कारण भी था, जिसकी वजह से भारत एक गुलाम देश बना। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने संभव मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन ने व्यापारी को अपनी ओर खींचा। यानी कि एक तरफ मसालों ने व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा और तो दूसरी तरफ ऊन ने। यानी कि एक आकर्षण का कारण ये था, पहला मसाला और दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से ऊन वगैरह, पश्मीना शाल हमने देखा कि किस तरीके से फेमस है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। यानी कि इतिहास और जो भूगोल होते हैं इससे काफ़ी गहरा रिश्ता होता है किसी भी संस्कृति का। यानी कि इस पे निर्भर करती है कि संस्कृति क्या होगा किसी जगह का। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बातें नहीं हैं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। यानी कि आपने अपने आसपास देखा होगा किस तरीके से लोग अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। आसपास में आपके घर के बगल में पड़ोसी जो होंगे, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कि हम सभी लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर। हो सकता है कि आपके आसपास में जो दुकान वाली आंटी हो किसी और जगह की, उनकी भाषा अलग हो, लेकिन आपका भाषा अलग होगा। आप जाते हैं फिर भी उनके पास में सामान खरीदने। आपके घर में भी जो मिस्त्री वगैरह होंगे जो काम करने के लिए आते हैं, उनका धर्म अलग होगा, जाति अलग होगा। जिस गाड़ी में आप स्कूल जाते होंगे, जिस रिक्शे में बैठ करके स्कूल जाते हो, उसका ड्राइवर जो होगा हो सकता है वो अलग धर्म का हो, अलग जाति का हो। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं और जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है कि हम भारत में सभी लोग अलग अलग हैं, फिर भी क्या है? सभी लोग एक जैसे ही है। यानी कि सब लोग एक साथ रहते हैं, जो हमें एक होने पे मजबूर करता है। हम फिर भी एक हैं और यही हमारी ताकत की है कि हम अलग अलग होते हुए भी सब क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। अब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि झांसी की रानी के बारे में, ठीक, तो ये सभी लोग अलग अलग थे, फिर भी एक जगह पे साथ होकर के इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, यानी कि
अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, तो उनमें फूट डालेंगे धर्म के नाम पे, जाति के आधार पे, तो वो सब लड़ने लगेंगे आपस में। कई बार ऐसा हुआ भी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं रह रहे अंग्रेज इस अपने षड्यंत्र में। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और वे इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वो सब एक थे। यानी कि जितनी भी लड़ाई वगैरह हो रही थी, वो सब में वो क्या थे, एक थे। ये कविता है, इसको एक बार पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है। ये आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया एक फ़ोटो है, जिसमें बताया गया, इस भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिरप्रतिष्ठित भेंट। यह गीत जो अभी हमने ऊपर देखा है, जो कविता है, ये वाला जो गाना हमने देखा है, ये वाला, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि ये क्या है और कहाँ पे गाया गया। अ, ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो लगभग ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय ब्रिटिश जनरल का नाम था जनरल डायर, जो पंजाब का उस समय गवर्नर था, जिसने मतलब कि जलियांवाला बाग में जितने भी लोग थे उनको गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें बहुत लोगों की जानें गई और उसमें बहुत से घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यानी कि हमने अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया गया है। यानी कि इसमें हमने विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार भी हमें दिया। यानी कि अनेकता में एकता, यानी कि हम सब अलग अलग हैं फिर भी एक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन, आपने देखा होगा। राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गाना गाया है? जनगण मन, राष्ट्रगान। अच्छा, उन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला।